बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना है। स्वीडन वाक़े के ख़िलाफ़ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की दीगर मुस्लिम ममालिक और पूरी मुस्लिम उम्मा कंडेम कर रही है। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने के लिए ठान ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि हम भी हर जगह पर आवाज़ उठाएंगे ताकि इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत का जो टेन्योर है, जो टाइम है, जो उनका आइनी मुद्दा है, वो अगस्त में पूरा हो रहा है। तो क्या अगस्त से पहले पहले मुल्क की मुआशी हालात ठीक होंगे? अलबत्ता ग्राउंड रियलिटी से तो ये लग रहा है कि ये अब नामुमकिन सी बात है। तो हुकूमत फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? कुछ तो है, कुछ कानून साजी अहम जारी है। अभी कल भी एक कानून साजी हुई है कि पहले हमने देखा मुतादिद हलकों पर इलेक्शन लड़ा था चेयरमैन पीटीआई ने। अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ एक कैंडिडेट सिर्फ 2 हलकों में इलेक्शन लड़ने का हकदार होगा। सिर्फ 2 हलकों पे वो कंटेस्ट कर सकता है, मुतादिद हलकों पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस तरह की दीगर और भी बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। अहम कानून साजी हुकूमत कर रही है। चिमागुइयाँ ये हैं कि हुकूमत कहते ना ताबूत में आखिरी कील ठोक के जाएगी और चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करवा के फिर ये इख्तिताम की तरफ जाएंगे। और फिर खदशात ये भी हैं कि जो केयर टेकर हुकूमत आएगी कहीं वो भी ना एक्सटेंड कर ले अपना टाइम कि भाई हम भी अभी बैठे हैं मुल्क की हालात को सही करने के लिए। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप हुकूमती शख्सियत हैं, हुकूमत से आपका ताल्लुक़ है, सिंध में भी आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी से आपका देरीना ताल्लुक़ है। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब आज हमारे पास स्टूडियो में आए हैं। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ इकनॉमिक एनालिस्ट हैं आप और कई अदवार मुल्क की सियासत के भी आप देख चुके हैं मुल्क में, और न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनली आप पाक न सिर्फ पॉलिटिक्स अलबत्ता इकनॉमिक्स पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। कई दुनिया के मुल्कों में आप कारोबार भी कर रहे हैं। जनाब इकबाल अडवाणी साहब, बहुत शुक्रिया सर। अडवाणी साहब आपने भी टाइम दिया। पहले सर कंडेम कर लेते हैं ना, स्वीडन में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, कुरान पाक कलाम पाक की बेहुरमती हुई है, उसका कंडेम करते हैं। बाजवा साहब, हुकूमत ने भी मजम्मत की है कि इस तरह की वाक़यात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएँ। मैं समझता हूँ कि एज ए मुसलमान हम सबका एक कौम बनकर, क्योंकि एक हमारी सबसे अफजल सबसे बड़ी किताब है हमारे कुरान शरीफ, हमारे इसके बाद ना कोई किताब आई है और ना कोई आएगी। तो मैं समझता हूँ कि सूडान के जिन शहरियों ने या जिन लोगों ने ये हरकत की हैं, ये एक तो वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएंगे, दूसरा उन्होंने ख़ास तौर पर मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की है ताकि दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो हंगामा आराई करें या एहतजाज करें या इस पर मैं तो इसकी शदीद मजम्मत नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं तो साथ में बदुआ भी देता हूँ कि अल्लाह सुबहान अल्लाह ऐसे लोगों, देखिए इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है, वो सबका एहतराम करता है, सब अपनी अपनी इबादत करते हैं। किसी मुसलमान ने, मैं समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र भी है इस बात पे, अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने किसी की ना तो इबादत गाह को छेड़ा है ना कभी उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी। और ये सूडान के जो शहरियों ने सलूक किया, सूडान ये बहुत ही मतलब एक नाजेबा उसने हरकत की है और जिससे मुसलमानों के जज्बात भड़काने की कोशिश की है। मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। आगे आप अडवाणी साहब, आप किन अल्फाज में मजम्मत करेंगे? देखिए, मैं मजम्मत तो देखिए पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन मैं सोल्यूशन के साथ बात करूँगा। सिर्फ मजम्मत कोई मकसद नहीं। अब ये आप देखा जाए, अगर हिस्ट्री में जाए तो ये कोई एक बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है। सलमान रुश्दी के टाइम से हो रहा है ये, तकरीबन 88 से। बहुत छोटे थे हम लोग तब की बात मैं बता रहा हूँ। सलमान रुश्दी ने भी किया था ने, तो ये एक इनकी सोच बन गई है। इनको एक पब्लिसिटी मिल जाती है इस तरह। जिनको जो कोई नहीं जान रहा होता उनको पूरी दुनिया जानने लगती है। इनको पता है कि मुसलमान एक मज़हब की उनसे बहुत लगाव है, काफ़ी जज्बाती हैं। वो अपने मुल्क के अंदर हड़तालें कर देंगे, दुकानें जला देंगे और सब कुछ करेंगे और हमको वो पब्लिसिटी दे देंगे। तो ये एक तरह से शॉर्टकट है, यानी शोहरत के लिए, यानी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। मेरे पास तो इसका एक ही सॉल्यूशन है
कि अगर आप लोग कंफर्म हो जाए कि इस बंदे ने ये काम किया है, तो मजम्मत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी तरीके से मरवा देना चाहिए, मार देना चाहिए। चले आगे आपका पॉइंट, और मैं कुछ अब हालात हाजरा पर नजर डालते हैं। माली साल 2022 और 23 के पहले 11 माह के दौरान वफाकी हुकूमत ने 11,130 अरब रुपए के कर्जे लिए। सर ये जरा आप कर्जों की आप डिटेल आप सुनते रहे। मजमूई कर्जों की मालियत 58,962 अरब रुपए तक पहुंच गई। मकामी कर्जों में 5,968 अरब रुपए, गैर मुल्की कर्जों में 5,161 अरब रुपए का कर्जा हुआ। मतलब स्टेट बैंक के ये आदाद शुमार मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत माली साल 2022 और 23 में पहले 11 माह 329 दिन में योमिया बुनियादों पर 33 अरब रुपए और 89 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। तो ये सर हमारी मुल्क के हालात हैं, और ये है हमारे यहाँ कर्जों की डिटेल है। पाकिस्तान ने खित्ते के तमाम ममालिक को सीपेक में शामिल होने की दावत दे दी। पहले ज़रा इस पे बात करते हैं कि ये इतना कर्जा क्यों हुकूमत ले रही है, और पीटीआई से भी मरकजी रहनुमा इसरार अहमद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर इसरार अब्बासी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया सर भाई। इसरार साहब आपकी सियासत की क्या ही बात करें कि बहुत सारे लोग चलते तो बने, कोई चला गया, वो एक नई पार्टी बन गई थी इस्तेहकाम पाकिस्तान। क्या एक और पार्टी भी बनेगी? ये कुछ खदशात हैं, कुछ बताएंगे क्या? कोई हकीकी पीटीआई या इस तरह की कोई जमात और आएगी? देखिए साजिद भाई, पीटीआई स्टैंड्स फॉर इमरान खान और इमरान खान स्टैंड्स फॉर पीटीआई। इसके जितने भी रिमिक्सेस बनाने की कोशिश की जाए, जितने भी तजुर्बात करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बदकिस्मती से 2022 अप्रैल से लेके आज हम जुलाई 2023 में बैठे हैं, और इस तकरीबन 15 माह के अरसे के अंदर मुल्क को एक लेबॉर्ट्री बना दिया गया है तजर्बेकार के तौर पर। पहले 13 पार्टियों का एक फार्मूला, फिर इदारों के साथ उनकी शमूलियत, फिर इलेक्शन कमीशन की, और फिर सारा कोच, फिर एक इस्तेहकाम पाकिस्तान, और ये जितनी भी कोशिशें कर लें ये अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं 12 आपके प्रोग्राम्स में कह चुका हूं। आपके कलेजे में भी ठंड हो जाएगी जो मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी जायदादें 27 शेयर होल्डर से जो कि मुंजमन थी उनको बहाल करने की अहकाम दे दिए हैं। सर मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रेजिम चेंज ऑपरेशन था, इसके सारे बेनिफिशरीज बेसिकली अवाम के लिए नहीं आए थे, क्योंकि मैं 12 आपके प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि जो हमारी 3.5 साल की गवर्नमेंट थी उसमें ये 13 पार्टियां मुसलसल महंगाई का रोना रोके, और इन्होंने लॉन्ग मार्चेस भी किए और महंगाई मार्च भी किया, सब कुछ किया, लेकिन आने के बाद महंगाई में जिस तरह होशरुबा इजाफा किया गया, सारी चीजें की गई, तो इनका बुनियादी मकसद सिर्फ अपने केसेस को खत्म करना था, और वो केसेस जो ओपन एंड शट केसेस है जिनमें इनको सजाएं होनी थी, तो इन्होंने अपनी सजाओं की जगह वो सजा पाकिस्तानी अवाम को दे दी, और जो इकदाम इस वक्त ये कर रहे हैं इसकी सजा आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अवाम को मिलेगी। तो फिर ये आपने जितनी भी चीजें बताई, तो इसमें उन लोगों का कसूर नहीं है आपके, वो कहते हैं ना कि आप अपने दुश्मन खुद निकले, आपने ही एक्सटेंशनें दी, आपने ही सारे फैसले लिए, फिर वही जो आपके वो कहते हैं ना मोहसिन थे, फिर आपने कहा वही हमारे दुश्मन हो गए। नहीं साजिद भाई, देखिए मोहसिन और दुश्मन की बात नहीं है, बात है उसूल की। देखिए हमारे पास 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस तो ये थी कि हम किसी तरह से कुर्सी के साथ चिमटे रहते और अवाम की फलाह बहबूद के बजाय अपने फायदा सोचते कि हम अपनी टर्म पूरी करते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जब तहरीक अदम एतमाद की कहानी शुरू हुई और सारा कुछ हुआ, तो हमारे पास गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी थी, फेडरल में भी थी, केपीके में भी थी, और बलूचिस्तान में भी हमारी अलाइज गवर्नमेंट थी। तो जिस तरीके से आज हुकूमती जराए इस्तेमाल करके लोगों को उठा के उनकी वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं, अगर ये अमल हम उस वक्त करते तो क्या हमारी गवर्नमेंट जाती? किसी सूरत में नहीं जाती। नहीं तो आप लोगों ने भी पकड़ धकड़ तो की थी ना। मेरी गुजारिश समझिए,
हमने ऐसा कोई अमल नहीं किया जिसके लिए कल को हम शर्मिंदा हो पाकिस्तानी अवाम के आपने ऐसा कोई अमल नहीं किया, आप यही रुके, आप जरा कॉल पे ही रहे। मेरे पास दो मेहमान बैठे हैं ना, मैं जरा उनसे पूछूं कि आप कितने, आपकी हुकूमत सादिक और अमीन थी, जरा फैसला हो जाए। क्योंकि एक तो हुकूमत मेरे स्टूडियो में मौजूद है और एक न्यूट्रल, मतलब उनको आप कह सकते हैं वो इकोनॉमिक एनालिस्ट है, उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। पहले उनसे शुरुआत करते हैं ना, ताकि आपको शिकवा ना हो कि हुकूमत हम पर गरज बरस रही है। अडवाणी साहब मरकजी रहनुमा है, वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। नहीं, इन्होंने एक बात की अभी कि हम लोग अगर ऐसा होता तो हम चिमटे देते हुकूमत से, चिमटे तो रहेंगे। तो वो तो जब वो बात हो रही थी, जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो वो जाने के लिए तैयार कहाँ थे। आखिरी में आपको पता है अदम एतमाद आई, हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। जब अदम एतमाद की तहरीक के बाद भी ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसमें कासम सूरी ने आपको असेंबली तोड़ दी, सदर ने इंडोर्स कर दिया, पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट कर दिए थे। तो वो जा कहाँ रहे थे। अगर ये वाकई ऐसे होते तो इज्जत से जाते, इज्जत से ये लोग नहीं गए ना। इनको जिस तरह जाना पड़ा वो सबके सामने है, पूरा चैनल चल रहे थे। आखिर में पता चला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खुल गए थे, गेट खुल गए थे, क्या क्या हो गया था, तब जाके गए। तो जितना अपने आप को इन्होंने रुसवा किया जाते वक्त, तो ये तो एक एग्जाम्पल है, तो इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती ना। अगर ये आज इनका ये क्लेम है कि हम हुकूमत का हमको शौक नहीं है, हुकूमत से चिमटे नहीं रहे, ये बात तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जो बिहेवियर था उस वक्त, तो नजर आ रहा था ये सूबाई असेंबली में तो छोड़ी ना सर। सूबाई असेंबली इन लोगों ने इसलिए तोड़ी एक लालच में कि इनका जो है इलेक्शन मिल जाएगा, इनका जो है, उनकी सोच यही है कि बस मुझे प्राइम मिनिस्टर से नीचे कंप्रोमाइज नहीं करना। तो वो असेंबलियां तोड़ी और उनको किसी ने एडवाइस दी कि आप असेंबलियां तोड़ेंगे, वो उस वक्त बात भी चल रही थी, जैसे ही आप असेंबलियां तोड़ेंगे मजबूर हो जाएगी गवर्नमेंट के, नेशनल असेंबली भी टूट जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे और आप आ जाएंगे। तो इनको जिन्होंने गाइड किया था, जिन्होंने समझाया था, जो इनके पीछे थे, उनकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। बाकी कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये हुकूमत छोड़ दें, ऐसा नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि जिनकी बुराई कर रहे थे जनरल बाजवा की, उनको आखिर में इन्होंने यहाँ तक ऑफर कर दी में आपको। तो इसके बाद तो अब रह क्या गया। इससे इतना बड़ा कटोरा लेकर आपने हुकूमत मांगने गए, वो कटोरे में भी सुराख कर दिया गया। तो ये तो आपके पास सर यहाँ तक कहा गया कि जो हमारे सिपा सलार होता है फौज का, वो कौम का बाप होता है। उस वक्त वो इनका बाप था। नहीं, उसके बाद भी तो गए। तो हाँ, इसलिए भाई साहब गालबन आप ये तहम्मुल और सब्र से सुन रहे होंगे, और इस वक्त आप लोग बड़े सब्र से आप काम ले रहे हैं, और सब्र और तहम्मुल से आपकी पार्टी सरवाइव कर रही है। हर पार्टी पर बुरा वक्त आता है। ये कैसा लगा? ठंड हुई सर कलेजे में? शुक्रिया। मैं बिल्कुल तहम्मुल से सुनता हूँ, आपको मुझे मेरी आदत का पता है, और मैं तहम्मुल से जवाब भी देता हूँ। लेकिन मेरे साथी जो है वो तहम्मुल से उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो साहब अभी बात कर रहे थे, जिनको आप तजिया निगार कह रहे थे, मुझे याद पड़ता है कि शायद एक प्रोग्राम में इन्होंने चैलेंज किया था मुझे कि ये पंजाब और केपीकी की असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अगर मैं गलत नहीं तो ये वही साहब हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल सही हूँ, गलत हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये वही है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। इकबाल अडवाणी साहब, आप इनकी क्रेडिबिलिटी आपके सामने, मैंने अवाम के सामने रख दी कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी और इनका क्या तजिया। अब जो इन्होंने बात फरमाई, मैं उसके ऊपर आता हूँ कि अगर हमें हुकूमत पे रुस्वा होके निपटाना पड़ा, हम रुस्वा होके नहीं गए, हमने इस निजाम को एक्सपोज किया, उन सारे डेमोक्रेट्स को एक्सपोज किया, हमने उन सारे लोगों के चेहरे से नकाब उतारे जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के डिक्टेटरशिप करते थे। हमने उन वोट को इज्जत देने वालों को जलील और रुस्वा करा दिया कि आज वो वोट से भाग रहे हैं। हम उन चंद सालों के लिए आने वाले और आनी चने बनने वालों के लिए किए कि किस तरह उन्होंने बूट चाटने शुरू किए सिर्फ हमारी गवर्नमेंट हटाने के लिए, किस तरह सिंध हाउस में मंडियां लगाई गई। वो लोग जो छांगा मांगा की क्या करें ना इसरार अब्बासी साहब, चले ये बूट की आप मिसाल दे रहे हैं, वो फैसल वाडा भी ऐसे बूट आके रखते थे स्टूडियो में। मैं गुजारिश तो देखिए ना, मैं साजिद भाई, मेरा तो मैं अपनी पॉइंट पे बात करता हूँ, मैं अगले की सुनता हूँ पूरी बात। फैसल वाडा इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ और नाइदर पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता नहीं। वाह वाह वाह, यहाँ पे एक सवाल बनता है, जो आपको अलविदा कह जाए तो आप अलविदा नहीं, जब तक वो आपके साथ था तो आपका वो जिगरी था। सर मेरा कभी भी जिगरी नहीं था, मैं तो आपके खान साहब का चेयरमैन पीटीआई चेयरमैन का बिल्कुल जिगरी था। सर कहीं भी जिगरी नहीं था। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। सर जी, आप लोगों ने उसको एमएनए का टिकट दिया, जब वो एमएनए डिस्क्वालीफाई हो गया, आपने उसको सेनेटर बनाया, आपने वफाकी वजीर बनाया। सारी इलॉजिकल गुफ्तगू सुनी, क्या ये बातें कर रहे हैं? मैंने इंटरप्ट किया आपको? जी,
आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए, आप अपनी बारी में जो कहते हैं आपने रटा रटाया स्क्रिप्ट कहीं से लेके आते हैं, आप रट के बोल देते, मैं तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा। आपका हक है कि अपनी बारी पे जो बात आप करें वो आपका राइट है, लेकिन मेरी बात के अंदर आपको इंटरप्ट करने का हक नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं लॉजिक से बात कर रहा हूं। फैसल बॉर्डर ने पार्टी ज्वाइन की 2012 में, और 2012 से लेके 2018 तक कभी उसको तंजीमी ओहदा मिला नहीं। अगर तंजीमी ओहदा मिलता तो मैं कहता जी वो पार्टी की आइडियोलॉजी है। किसी यूसी से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके किसी जगह पर उसको तंजीमी ओहदा नहीं दिया गया। जहां तक बात आती है नेशनल असेंबली की टिकट की, तो वो नेशनल असेंबली में एक एमएनए इलेक्ट हुआ। अब एमएनए, हमारे मुल्क की बदकिस्मती यह है कि आपने चाहे जैसे भी एमएनएज हो उन्हीं से आपने पार्लियामेंट कैबिनेट बनानी होती है। और मेरा जो जाती इख्तिलाफ था बहुत से अपने साथियों के साथ, वो ये था, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं फैसल बॉर्डर को डिस्कस करूं। मेरा पॉइंट इस वक्त सिर्फ इतना है कि जो इन साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई कि जी हम रुस्वा होके गए, हम रुस्वा नहीं। अगर हम रुस्वा होते तो आज हमारे पीछे ना खड़ी होती। रुस्वा वो कुव्वतें हुई जो मलाइन कर रही थी पीटीआई को, चेयरमैन पीटीआई को, या जो हमें कहते थे कि ये सिलेक्टेड थे। आज अल्लाह ताला उनके मुंह पर उनको जलील कर रहा है। आज वही लोग, सर सुन ले, सॉरी फॉर इंटरप्ट, सुन ले, अडवाणी साहब जवाब देना चाह रहे हैं, मुझे 3 बार इशारा कर, सर दे दें जवाब। देखिए, मैंने इनको एक बात और भी इन्होंने कही थी कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, और मैंने कहा था कि अप्रैल में इलेक्शन नहीं होंगे, जिस पे हमारी इनसे वो बात हुई थी। तो क्रेडिबिलिटी की बात है, तो ये बात भी ये क्लियर कर लें। और दूसरी बात, अगर ये मेरे क्रेडिबिलिटी के हिसाब से नहीं सोचते तो आज इन लोगों के खुद के स्टेटमेंट है, खान साहब का भी स्टेटमेंट आ चुका है और इनके सबके, कि हमको पंजाब असम्बली और हमको केपी के गवर्नमेंट नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो अगर वो सुसाइड कर ली अगर किसी ने, तो उससे मेरा कोई वो बनता नहीं है। मेरी राय अपनी जगह आज भी कायम है। और हमारी इनसे बात हुई थी, जो आपने कहा था कि मैं रिकॉर्ड भी चलाऊंगा, आप चलाना, इनसे बात हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे। मैंने कहा अप्रैल में इलेक्शन नहीं होंगे, अभी मुझे लगता है तकरीबन जुलाई आ गया है। तो ये भी याद रखें कि इन्होंने इलेक्शन मानना छोड़ दिया ना, तो आपको याद होगा, आपके पास रिकॉर्डिंग तो जिक्र नहीं कर रहे हैं की बात हुई थी। और अगर वाकई मेरी बात मान भी लेते हैं तो आज इनके ये हाल नहीं होते जो है। केपी के गवर्नमेंट भी नहीं तोड़ते ये, और पंजाब भी नहीं तोड़ते। तो मान लेते बात, अगर मेरी बात से मुझसे अगर ये उसमें नहीं आते और जिद नहीं करते और बात मान लेते तो आज काफी फायदे में, मान लेते तो काफी फायदे में होते। लास्ट में सर इसरार अब्बासी साहब, आगे फ्यूचर क्या है? क्योंकि हमारे जरा ये बता रहे हैं हुकूमत जाते जाते आखिरी कील ठोकेगी, कलअदम करके जाएगी आपको। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब इसलिए देना मुनासिब नहीं समझता कि ये अपनी एक राय का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। जो इनका तजिया है कि हम फायदे में रहते, हम नुकसान में रहते, वो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी, ये सियासी एंटिटी तो है नहीं है कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो और मैं इनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करूं। मैंने तो सिर्फ तमाम को बता दिया कि इन साहब ने उस वक्त क्या बात की थी, और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अप्रैल और जुलाई की भी बात, अप्रैल की भी बात हुई थी। फिर वही बात कर रहे हैं ना आप। देखिए, मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी। आप लोगों में यही तो प्रॉब्लम है ना, आपके अंदर इतनी सेंस नहीं होती कि एक बंदा आपकी गलत बात भी सुन रहा है और आप अगले की सही बात सुनने की भी हौसला नहीं रखते, तो फिर गुफ्तगू ना किया करे ना। ओके, चलो साजिद भाई, जो आपने फरमाया कि हुकूमत ने अपनी सारी कीलें ठोक ली। हुकूमत ने पीटीआई के तकरीबन सारे लोग तोड़ लिए। अकेला इमरान खान रह गया। चले आप आ जाए इलेक्शन में, और ये दूसरे साहब फरमा रहे इलेक्शन से हम भाग रहे हैं। हम तो इलेक्शन आज भी कह रहे हैं। देखें, इस वक्त आइन और कानून का मुल्क के अंदर इतना बड़ा तमाशा किया गया कि आने वाले वक्तों में जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी वो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके इलेक्शन को आगे ले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। तो आपने इस मुल्क में वो रिवायात कायम कर दी हैं कि इस वक्त मुल्क एक सिविल डिक्टेटरशिप की तरफ चल गया है। वो डेमोक्रेटिक पार्टियां जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहती थी, वो आज इस सिविल डिक्टेटरशिप का हिस्सा है। चूंकि तो ये इन सब के लिए मुसीबत, मेरा दिल चाह रहा है, वैसे टाइम बहुत कम है, बाजवा साहब को मैंने टाइम देना है। पीका ऑर्डिनेंस आप लोग ला रहे थे, आज भी मीडिया जेरे अताब है, आप भी पीका ऑर्डिनेंस ला रहे थे। तो वजह क्या है कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी ऑपोजिशन में बैठती है तो उनको मीडिया भी बड़ा याद आता है, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर मीडिया भी उनको बड़ा तंग करता है और कहते हैं कि नहीं यार, इनको किसी तरह इनके सवाल बंद करो, इनको दबा दो, इनके ऊपर कोई सैंक्शन लगा दो। आज उससे मीडिया गुजर रहा है सर। आप कह रहे हैं 9 मई को साजिश हुई, हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, सब लोग कह रहे हैं कि ये आपने ही घड़ी थी साजिश, ये आपके ही मकासद थे, आपने जहन साजी की थी।
जो कि ये दिन कौम को देखना पड़ा, जो 75 सालों में दुश्मन ने भी ना देखे, जिसका आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम आईने पाकिस्तान को फॉलो करते हुए आपको फिर नेशनल मीडिया पे आपके वो ले रहे हैं कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें। राजेश भाई, आपका सवाल इतना तवील है कि मुझे इसका 2 हिस्सों में जवाब देना पड़ेगा। पहले तो पीका ऑर्डिनेंस से बात कर लेते हैं ना। पीका ऑर्डिनेंस क्या था? अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें तो उसमें किसी भी खबर को तस्दीक के बगैर शाया करने की बात थी, और जराए भी बताने पड़ेंगे। मेरी सुनिए ना, मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं। नहीं, ये आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते। इसरार भाई साहब कैसे करेंगे? हम आपको अपने जराए क्यों बताएं कि ये खबर कहां से है? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, उसको आप पढ़ लीजिए ना एक दफा, फिर आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। हमने ये नहीं कहा था कि आप जराए बताएं, मैंने कहा उसमें 2 शिकें थी। एक, आप खबर कंफर्म करेंगे। सेकंड, जिस शख्स के मुतालिक खबर होगी उसकी राय पहले ले लेंगे। ये 2 चीजें थी। हमने तो ये ब्लैकआउट नहीं किया था ना किसी का भी कि आप इसको जो है टीवी पे नहीं आने देंगे, जो आएगा तो उसको बंद कर देंगे। जहां तक आप बात कर रहे हैं मीडिया के हवाले से, इस वक्त अगर आजादी इजहार है तो मेरे ख्याल में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सबसे ज्यादा आजादी इजहार राय था। इस वक्त जिस तरीके से पाबंदियां मीडिया के ऊपर हैं या दूसरी चीजों के ऊपर है, आज मीडिया चैनल्स की हालत क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने यही बात की थी। आज हुकूमत क्या कर रही है? आज बड़े साथियों को उठा के क्यों बंद कर रही है? क्यों चैनल्स के मालिकान को प्रेशराइज करके और उनको इश्तिहारात दे के काबू किया जा रहा है? मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया की इस वक्त क्या पोजीशन है? आप जैसे कितने सरफिरे साथी हैं जो इस वक्त हक और सच की बात करते हैं या अदर साइड ऑफ द स्टोरी बयान करते हैं? ज्यादातर तो स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं ना, ज्यादातर तो वो बयान। और जो आप फरमा रहे हैं कि 9 मई को हमने साजिश की थी, तो मैं सिर्फ एक लॉजिक आपको के सामने गुजारिश कर देता हूं कि एक ऐसी जमात जो चाहती है कि इस मुल्क में इलेक्शन हो, वो कभी मुल्क में अफरा तफरी की बात नहीं करेगी। उसने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें यानी तकरीबन 75% पाकिस्तान, 63% जो था सर उस पंजाब का और 12% सुन तो लेना, तवक्कुफ करें, सुन तो ले, मैं सुन तो ले। चूंकि माहौल ऐसा बन गया है, आपको मेरे साथ लाइन पे रहना पड़ेगा। आप जरा कंटिन्यू रहे मेरे साथ, मैं आपको अभी इजाजत नहीं दूंगा। बाजवा साहब, आपने सुना कि आज भी पीटीआई इलेक्शन की मुंतजर है। वजह क्या है? जुलाई के बाद अगस्त 1 महीने से भी कम टाइम है, मतलब 1 महीना है, आप जाने वाले हैं, तो इलेक्शन डेट दे देना ताकि ये एक तरफ हो जाए मामला। तो आपको किस चीज का खौफ है? देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 10 तारीख को 10 अगस्त को इस हुकूमत का टाइम वक्त पूरा हो रहा है और उसके बाद 3 महीने की या 2 महीने की निगरान हुकूमत जो भी बनती है उसके बाद इलेक्शन होंगे। उसमें बिल्कुल हम तो इलेक्शन के लिए हमारी तो पूरी तैयारी है। अच्छा, आप लोग जब हलकों में जाएंगे तो अवाम को क्या बताएंगे? हम आए थे 1.25 साल के लिए, क्या दिया हमने? नहीं, हम कैसे कैंपेन चलाएंगे? देखिए, हमने अवाम आपका गिरबान पकड़ेगी सर। अवाम कहेगी पेट्रोल की प्राइस कहाँ है, अशिया खुर्दनोश हमारी पहुंच से चली गई, बिजली हमें नहीं मिलती, बिजली महंगी हो गई, गैस हमें नहीं मिलती। साजिद साहब, जब आपसे पूछेगी सर, हुक्मरान आप है। साजिद साहब, देखिए, अवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के तवस्सुस से, मीडिया के तवस्सुस से, कि अब वो झूठ और सच में तमीज आ गई है। लोगों को पता है कि इस मुल्क को इस नेज पर पहुंचाने वाला कौन था, कौन जिम्मेदार था। ये जो मैंने आपको बताया, किसने 24,000 अरब सर, मैंने आपको स्टेट बैंक के आदाद शुमार बताया कि योमिया आप लोग कितना कर्जा ले रहे हैं, योमिया। देखे मेरी बात सुने। कर्जा तो, और जब वर्ल्ड बैंक ने कर्जा नहीं दिया, जब IMF से जो मुआहदे तोड़े हैं इमरान खान साहब ने, जो इनकी गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे इनके, उनको क्या हिदायत दी जा रही है? 89 करोड़ योमिया। मैंने नहीं देखी, हो सकता है ऐसा हो, मैं आपको भेज दूंगा। मुल्क चलाने सारी आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस मेरे सामने पड़ी है। आपकी बात बिल्कुल। तो ये कौम आपसे पूछेगी कि ये आप हमें कहां छोड़ के चले गए? इससे पहले तो चेयरमैन पीटीआई, तो फिर हमारे 24,000 अरब लिए था उसने भाई। इतना तो पूरी सारी हुकूमतों ने नहीं लिया था। जितनी पाकिस्तान की 73 साल गवर्नमेंट, जितनी भी हुकूमतें रही, मुझे नहीं पता वो कितनी हुकूमतें थी, सबने मिलकर 24,000 अरब कर्जा लिया था। अकेले जो है खान साहब ने 24,000 अरब कर्जा लिया। कहां से कहां उन्होंने, वो तो किसी खास मकसद के लिए आए थे। अभी इसरार भाई के कलेजे में ठंड तो हमने उनको हो गई होगी, अभी आपको भी ठंड होने वाली है। हुकूमत ने महंगाई की मारी आवाम पर एक और बम गिरा दिया। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें ट्रांसफर कराने की फीस भी बढ़ा दी गई। एक्साइज और कस्टम हुकाम ने फीसों की नई डिटेल यहां पे दे दी है। 1500
सर 1500 सीसी से ज्यादा गाड़ियां रजिस्ट्रेशन फीस में 1% सिर्फ कमी है और 200 300 रुपए बढ़ा दिए गए। ये सारी डिटेल आ गई कि अब ट्रांसफर कराने पर भी आपको देखें पैसा देना साजिद होगा। साहब, कोई ऐसा महकमा, फिर अब कानून साजी भी आप अहम कर रहे हैं। आप मेरी थोड़ी सी मुझे डिटेल से जवाब दें। मैं आपको बताऊं कि जो आप महंगाई का हम रो ना, हम भी अवाम हैं, हम भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं, वो बोझ हम पर भी है, लेकिन हमने तो रियासत बचाने के लिए एक रिलीफ बता दें, चलें, एक रिलीफ जो आपने आवाम को दिया, एक रिलीफ बता दें। आप रिलीफ कैसे दे? मैं नहीं बता रहा, मैं जो जो ना लाखों की तादाद जो में हशर रिलीफ हो सकता है। पीटीआई ने, आप बताएं जो साजिद भाई, ये तहरीक एक इंसाफ रिलीफ ने दिया हमने। 3.5 साल में इस मुल्क को जिस नेज पर छोड़ा है, हम आप अभी भी रिलीफ की तवक्कुआत रख रहे हैं इस मुल्क फिर पर। आप क्यों अरे भाई, ऐसे क्या हम इनके हवाले कर देते? तो ये इस तो मुल्क आपसे को? अच्छा सा सिस्टम चला रहे थे, अरे ये तो कम पैसों में हमें पेट्रोल भी दे रहे थे, ये तो आपसे अच्छी चीजें चला रहे थे ना। तो साजिद इनको हटाया क्यों साहब आप लोगों ने? देखिए आप मीडिया है, हाँ। आप भी रियासत को बचाने के लिए अपना रोल प्ले करें। आप उस नौसरबाज को ना सपोर्ट अरे ना करें बाजवा नहीं, साहब। मैं आपको चले, अर्ज कर रहा हूं, चले। उसने 3.5 साल चले। में नौसरबाजी के अलावा किया क्या आ गया है? आपका पॉइंट, आ 24,000 गया। अरब कर्जा लिया है। मुझे बताएं कितने बिजली के उसने कारखाने लगाए, ठीक है। कितने वो रोड इसरार से बनाए, पूछ लेते हैं ना। कितने जहाज बनाए, कितने उसने एयरपोर्ट बनाए, वो इसरार से कितने पूछ लेते हैं। यूनिवर्सिटियां बनाई है, बाजवा साहब, कितने टाइम- लोगों को रोजगार दिया ठीक है, है। कहां गए उसके 1 करोड़ घर, ठीक है। कहां गए 50 लाख नौकरियां, सारे का सारा तो नौसरबाज आ है। गया आपका पॉइंट। एक बार अडवाणी साहब, आपके बाद में इसरार को टाइम दूंगा, इसरार अब्बासी लाइन पर मौजूद है। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत ने बजट भी दे दिया, महंगाई आपके सामने है, IMF ने चलो हमें थोड़ा सा एंटरटेन करना शुरू किया, थोड़ा सा डॉलर बैक हो रहा है। आम आवाम हुकूमत से अभी जनरल इलेक्शन में ये सवाल नहीं करेगी कि 2020, 19, 18 में हम क्या थे और आज क्या हैं? नहीं, यही सवाल की वजह से तो ये इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं आ पा रहे। इनको भी पता है कि इनको प्रॉब्लम आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यही वो वजह है जिसकी वजह से ना ये इलेक्शन की डेट दे पा रहे हैं और ना कोई क्लियर कर रहे हैं कि इलेक्शन हम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अभी तक किसी को पता नहीं है। इनको यही खौफ है और ये यही चाहते हैं, ये एक सच्चाई है, यही चाहते हैं कि पहले पीटीआई का एक मतलब पता चल जाए कि पीटीआई की क्या पोजीशन है, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ती है तो सीधी बात है ये लोग नहीं जीत पाएंगे उससे। अच्छा। तो ये चाहते ऐसे हैं कि माहौल ऐसा हो जाए या तो जो इनके मैं इस बात से बिल्कुल इतफाक नहीं करता इकबाल साहब की कि कैसे जीतेगी वो पार्टी। उसने क्या किया था 3.5 सालों में? चले जी, किया क्या है? इसका जवाब दे रहा हूँ मैं। उन्होंने 3.5 साल में कोई काम नहीं किया था, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीटीआई गवर्नमेंट 3.5 साल में कोई काम नहीं किया, लेकिन आप लोगों की जो रॉन्ग कैलकुलेशन ये हो गई कि जब आप आए तो जिस तरह से भी आप आए तो उस वक्त आपको इस तरह आना नहीं था, उसी वक्त आपको असेंबली तोड़ देते आप लोग, तो आप लोग इलेक्शन फ़ौरन जीत जाते। आप लोग अब आज जो पीटीआई पॉपुलर है या पीटीआई मकबूलियत है, उसकी वजह ये नहीं है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आप लोगों की इस 1 साल सवा साल में इतनी बैड परफॉर्मेंस रही है जिसकी वजह से पीटीआई मकबूल हो गई है। पीटीआई एक्चुअल मकबूल नहीं थी उस वक्त जब तहरीक मैं नहीं आप समझता। लोगों ने क्या, और आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये हो गई जो आप लोगों ने आने के बाद जो हालात थे उसको फेस तो आप लोगों ने कर लिया था, फिर आपने जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया, उस फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जब वो आया तो जस्टिफाई करने में कि मुझे सही लाया गया है, उसमें उसने इतना टाइम ले लिया और उसने आईएमएफ के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देना शुरू कर दिया, मैं आंखों में आंख डाल के बात करूंगा। उस वजह से जो 8-9 महीने जो आप लोग लेट हो गए, इसकी वजह से बहुत पीछे चला गया पाकिस्तान। तो आज जो अगर पीटीआई अगर इलेक्शन होते हैं तो इसमें दो राय नहीं है, जीत जाती है। उसकी वजह ये नहीं है कि पीटीआई ने बहुत अच्छे काम किए, आप लोगों की बैक परफॉर्मेंस इस हद तक चली गई कि अवाम आपसे मायूस है। अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई, तो ये इनको प्रॉब्लम है कि पीटीआई का क्या बनता है, वो इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं, इनके कैप्टन नाहेल होंगे कि नहीं, इससे पहले ये लोग डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है। एक लास्ट सवाल, फिर मैं इसरार अब्बासी से जवाब लूंगा। अब ये बहस एक छिड़ी हुई है कि सिविल कोर्टों में भी चेयरमैन पीटीआई पर केसेस हैं, फिर मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनमें भी मामला देखे जा रहे हैं। तो वजह क्या है? क्या वाकई चेयरमैन पीटीआई ठीक कह रहे हैं कि ये जितने केसेस बनाए हैं ये चूचू का मुरब्बा है, ये सब फॉल्स केस हैं? देखिए मुझे इससे बरियत मिल जाएगी। अभी भी भाई ने बात खान की, साहब नाअहल होंगे?
अभी भी भाई ने एक बात की कि हम साजिश कैसे करेंगे, हम तो इतनी मकबूल जमात थे। लेकिन एक चीज़ है, जो उस वक्त के जो रिकॉर्ड है, इंटरव्यूज़ हैं, उससे को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। जो इनके क्लिप हैं, वीडियो, इनके अलावा भी जब खान साहब जा रहे थे, 9 मई की बात कर रहा हूँ, 9 या 8 मई को, तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ होगा तो आप इसके बाद देखना क्या होता है। वो जैसे इनके साथ प्री प्लान था, वो जैन साजिश कर रहे थे, कई माह से कर रहे थे। जैसे इनको गिरफ्तार किया गया, पूरे मुल्क में चुन चुन के फौजी हमला को नुकसान पहुंचाया। एक और सबसे बड़ी गलती, और वो ऐसी थी कि जो स्टेटमेंट एडमिट करवाता है कि खान साहब इन्वॉल्व थे, इसके बाद इनको कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट में बुलाने के बाद इनको कहा गया तो माजूरत कर लो, तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कोर्ट में या कोर्ट के बाहर कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा तो इससे बढ़कर तो इसी तरह का वाकया जी, होगा। बिल्कुल। इसका मतलब उन्होंने एडमिट कर लिया कि जो 9 मई का वाकया था वो मैं इसमें इन्वॉल्व था। बिल्कुल। इसके बाद अगर आप इनका कोई भी नुमाइंदा आके ये कि हम इस साजिश में इन्वॉल्व नहीं थे या हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, तो वो इसको मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जस्टिफाई करेंगे अभी नहीं करेंगे। हाँ, वो सही है, लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो इनके बयान से, खान साहब के खुद के बयान है, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो यही होगा। तो इसका मतलब जो 9 मई को वाकया हुआ था उसको उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो मैंने करवाया था। इसके बाद इनके पास क्या ऐसी दलील है, वो दलील अभी लेते हैं। इसरार अब्बासी साहब, क्या आप सुन रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। इसरार अब्बासी साहब, दलील अब भी कोई बाकी है? नहीं, बिल्कुल दलीलें हैं। मैं इस तरह की इलॉजिकल बातों को भी लॉजिक से जवाब दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बयानिया जो गढ़ा गया, ये उस बयानी की रो में बैठ रहे हैं। पहले मैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि चीजें काफी थी तो मैं जरा 1 बाय 1 कह दूं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बाजवा साहब को एक बिल्कुल बरादराना मशवरा दूंगा कि खुदारा जब भी टीवी पे बैठा करें ना, तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। सिर्फ रटे रटाए स्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा, कभी भी लॉजिकली बात कर लिया करें, बगैर लॉजिक के जी इन्होंने तारीख का इतना कर्जा ले लिया और ये कर लिया। मेरे साथ चैलेंज है कि एक दफा प्रोग्राम में बैठ के आ जाएं और सिर्फ कर्जे के ऊपर बात कर लें, तो पता चल जाएगा कि हमने कितना कर्जा लिया, आपने कितना कर्जा लिया, वो सारी बात एक तरफ। सर चैलेंज। दूसरी बात आपने फरमाई कि पीटीआई ने कोई काम नहीं किया। मेरे भाई, पीटीआई के कामों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसके लिए 2 प्रोग्राम भी कम है। जी बताएं। स्टूडियो में बुला लीजिएगा, मैं आपको बिठा के बता दूंगा। मैं 2-4 मोटी मोटी चीजें आपको बता देता हूँ। 3 डैम बनने शुरू हुए जो अयूब खान के टाइम के बाद कभी किसी पोलिटिकल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। एक डिक्टेटर ने बनाने शुरू किए थे, जो उसके बाद हमने बनाने शुरू मिलकर। देखो ना, फिर यही बात है ना। अब बीच में बोला मैंने आपकी गुफ्तगू में कोई इंटरप्शन की, शायद इस तरह प्रोग्राम का फिर मुझे फायदा नहीं है, मुझे अपना फिर किया करें। जब आपके लोगों में इतनी हौसला ही नहीं है कि सच बात खुद जितनी मर्जी गलत बयानी कर लें, जितना मर्जी झूठ बोल लें, लेकिन अगला बात 4 बोरियां डाल के सीमेंट की ये डैम बना दिए ना। जी बोले सर। अरे तो आप 4 बोरियां डैम बनाया? आज से तो दूध की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही कराची में। दूध की कमिश्नर कराची किधर है? आप कौन सी? अरे बाबा, ये छोटे छोटे मामला थे, ये कंट्रोल हम कर लेंगे। आप डैम बताएं कौन सा बनाया आपने? आपके पल्ले है क्या? आप कभी गए हैं डैम की विजिट किया आपने जाके 4 बोरियां डालने से? यार खुदा के लिए, आप टीवी पे बैठते हो, जिसने बिजली बनाना शुरू कर दी। लॉजिक नहीं होता है, हुजूर बातें करते हैं। जब आपको चीज का पता ना हो तो उसमें बोला नहीं। भाई साहब, आप सियासी कारकुन हैं, इस कदर ज्यादा, मतलब आप टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि 3 डैम बना दिए इमरान खान ने। बोल रहे हैं झूठ, आप बोल रहे हैं ना। मैं तो कौन सा डैम बनाया? मुझे एक डैम तो बता दें आप। आप घर से निकले कभी? आपके घर के बाद तो डैम बना। खुदा को मानो यार, खुदा को मानो। अच्छा साजिद भाई, एक चैलेंज कबूल करें, इनको कहें कि जी इनके खर्चे पे चलते हैं और डैम का विजिट मैं कराता हूँ, कैमरा आपका होगा और जाके विजिट कर लीजिए। डैम तैयार है। ये जब घर से निकले नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ मुल्क में, क्या नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि कराची में दूध की कीमत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। कमिश्नर कराची से ये नहीं हो रहा कि इस वक्त जो दूध की कीमत है वो खाएं। प्लस ये है, सबसे बड़ी चीज ये है कि इलेक्शन की अभी ये बात कर रहे हैं ना कि हम इलेक्शन, ये समझते हैं कि जो कुछ इन्होंने कराची के मेयर के इलेक्शन में किया, ये जनरल इलेक्शन में भी कर लेंगे। इनकी बहुत बड़ी खामी है, इन्होंने अभी रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के अंदर एक शख्स खून मारा इन डेमोक्रेट्स ने। अरे उसकी जाली डिग्री पर वो बैठा हुआ था, कोर्ट ने निकाला, हमने तो नहीं निकाला उसको। बोलो, पूरी बात सुन लो यार, बीच में फिर बोल रहे हैं। हमने निकाला उसे, हमने किया। या तो फिर मैं इनको भी कोई प्रोग्राम में बात ना करने दिया। नहीं, वो देखिए आप कह रहे हैं हमने निकाला, वो कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, कोर्ट ने किया है। 3 मेंबर हैं, आप चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहे हो, किस मुंह से 3 मेंबर्स पे आप चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहे हो, जबकि 22 मेंबरान पीटीआई के हैं?
यार खुदा का खौफ करो, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अरे पीटीआई गई, कौन सी पीटीआई, कहां गई पीटीआई? आप जब सुबह उठोगे ना तो आपको पता चलेगा पीटीआई गई या आप गए। इस बात को छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूं कि जो डेमोक्रेट्स बनते थे ना, जो जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनते थे, उन्होंने आजाद कश्मीर में जो खेल खेला वो भी अवाम के सामने, जो गिलगित बल्तिस्तान में खेलने जा रहे वो भी आपके सामने। और इलेक्शन जब भी होगा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। सही में मैं इसका जवाब आप दूंगा। 14 जमातें मिलके, इदारे मिलके भी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, हाँ। चाहे आप और कुछ जमातें भी तखलीक कर लीजिए। चले। लेकिन आपके पास पीपल्स पार्टी के पास तो खैर 15 साल का जवाब नहीं है, जो वो बैठी हुई है सिंध में, और जिस हालत में सिंध को वो करके गई है। एक यूसी नाजिम नहीं जीत सके सिंध में, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हो? पूरे सिंध में आपका एक यूसी नाजिम नहीं है। झूठ बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। कौन सा यूसी नाजिम है? कौन सा यूसी नाजिम है आपका? ठीक है। हैदराबाद में बता देता हूँ ना, आपको पता ही नहीं, तो मैं कहता हूँ ना जरा सा प्रोग्राम। अरे पता नहीं वो बेचारा जनरल काउंसिलर बन गया होगा, तुम्हारा बड़ा तीर मारा हैदराबाद में। आप लोगों ने झूठी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया, हैदराबाद के लोगों ने आपको मुस्तरद किया, कराची की आवाम ने आपको मुस्तरद किया। बाहर निकलोगे तो पता क्या मिला तुम्हें? 40 MP एमएलए थे, 40 तुम्हारे पास नाजिम नहीं है कराची में यूसी के। आपको जिस तरह कराची आगे ने मुस्तरद किया, आप लोगों को तो कहीं चुल्लू भर पानी में इस पार्टी को डूब मरना चाहिए था। कुछ पता ही कौन सी पार्टी है ये? कहाँ की पार्टी है? आप इसी पार्टी से गए हैं डूब, तो आपको मुझे पता है आप सारा झूठ चलता था वहां। मैं पाकिस्तान में सबसे पहला पीटीआई का सियासी कारकुन था जिसने पीटीआई को इक्तदार में छोड़ा। 2 साल पहले मैंने लानत मारी। मैं देखता था, मैं सुनता था इनके अरकान असेंबली जिस तरह का झूठ बोलते थे, इनके साथ गवर्नर जिस तरह का झूठ मेरे सामने बोलते थे, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। ये झूठों की जमात है, ये नौसरबाजों की जमात है, फ्राडियों की जमात है। मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूं, फ्राडियों से बचो। ये पाकिस्तान को बेच डाल रहा है। ये कौन सी जमात है? सारी सोशल मीडिया की जमात है ये, ट्विटर, फेसबुक। फिर क्यों घबराते हो अगर सोशल मीडिया की जमात है? आपको हकीकत का कुछ पता ही नहीं है। 2 जूते लगे तुम्हारे कारकुनों को, वो कहां गायब हो गए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए, काटी, आज भी खड़ी हुई अपनी पार्टी के साथ। जरदारी लीग कहां पीटीआई कौन सी मखलूक आने वाले से नहीं होता है। आपकी पॉलिटिकल तरबियत है ना, आपको पॉलिटिकल सेंस है, आपसे बात करने का आप झूठ बोलते रहते हो आके। आप लोगों ने झूठ बोल के पूरे पाकिस्तान को झूठा कर दिया। हर काम में आप लोग झूठ बोलते हो, और आप ये समझते हो कि आप लोगों का झूठ अब नहीं चलेगा। झूठ आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। पता ही नहीं होता तो आके टीवी पे मत बैठा करो ना। अपनी हैदराबाद में पता नहीं आपके 50 नाजिम आ गए, शुक्रिया 4 काउंसिलर नहीं है हैदराबाद में। बहुत शुक्रिया आपका असरार भाई, पता नहीं कितनी बड़ी आपकी पार्टी है, कुछ नहीं था। बहुत शुक्रिया। ये सारा फ्रॉड था, सारी चीटिंग थी। आपके पास 4 सियासी वर्कर नहीं है, 4 सियासी वर्कर नहीं है। चले गए वो, चले अडवाणी साहब, आपने झूठ बोलते हैं आके, आप टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं, सुनी, फेसबुक पर झूठ बोलते हैं। चाहूंगा कि आप बताएं कि अब पाकिस्तान की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में मैंने आपको बताया ना कि जब तक मुझे जो मेरे देखे, अब इस गवर्नमेंट के साथ 2 प्रॉब्लम्स मुझे महसूस हो रही हैं। एक प्रॉब्लम ये महसूस हो रही है कि ये गवर्नमेंट चाहती है कि जो खान साहब के जो ज़्यादा फैसले हैं ना, जो अगर मिलिट्री कोर्ट में जाएँ या उनको नाअहल किया जाए या कोई भी केसेस किए जाएँ, वो केयर टेकर गवर्नमेंट करे, हम नहीं करें। क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था ना, वो जैसे तैसे इन्होंने सॉल्व कर लिया। इनको एक फेस सेविंग मिल गई है, यानी पीडीएम की गवर्नमेंट को, खासकर नून लीग को, कि इन्होंने IMF से मुआहदा करवा दिया। अब मुआहदा IMF से मुआहदा हो गया तो इनको एक फेस सेविंग मिल गई। एक बयानिया बन जाएगा कि बिल्कुल पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था, हमने आके बचाया, पीटीआई ने बिल्कुल उस हाल में ले आए और हमने इनको पाकिस्तान को डिफॉल्ट। मैं समझता हूँ ये सच होगा, अगर होगा तो ये सच होगा। ये एक इनका एक बयानिया मिल गया, और ये इसी में अब इनके पास मुझे लगता है आइडियल सिचुएशन ये आ गई है इनको कि अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो ये अब ये चाहेंगे कि खान साहब के और पीटीआई के जितने भी फैसले हों वो केयर टेकर गवर्नमेंट करें, और बाकी जितने भी टफ डिसीजन जो IMF की वजह से लेने पड़ेंगे महंगाई की सूरत में और काफ़ी सूरत में, वो सब केयर टेकर गवर्नमेंट लें। तो ये अपने आप को इनको बचाने का एक मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और शायद ये इसको अवेल करेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे, और ये जितना जल्दी होगा एक केयर टेकर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करके ये चले जाएंगे। इलेक्शन अगर लेट भी हो जाएँ और इलेक्शन टाइम पे हों कि लेट हो जाएँ, लेकिन इनको दोनों सूरतों में फ़ायदा है कि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग बयानिया बन जाएगा। 1 मिनट सर आपके पास। सही साहब, मैं अब्बासी साहब ने ये कहा था
कि जो शब खून मारा गया यानी गिलगित बल्चिस्तान की हुकूमत में उस वो डिस्क्वालीफाई हुए जाली डिग्री पे। आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डिस्क्वालीफाई हुए कोर्ट के थ्रू। जो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए, उन्हें तो लात मार के निकाला गया। तो वो अदम एतमाद एक आईनी तरीका है किसी को असेंबली से बाहर निकालने का। एक अगर उनके पास वोट पूरे थे, अगर उनके लोग पूरे थे तो उन्हें उनके खिलाफ अदम एतमाद बिल्कुल आईनी तरीके से पास। तो हमने कहीं शब खून नहीं मारा, ना पीडीएम ने मारा, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मारा, ना मैं अपने इत्तेहादियों को। मसला ये है कि जेन्युइन एक रियली एक उनके खिलाफ कोर्टें फैसला दे रही हैं तो वो कह रहे हैं जी शब खून मारा जा रहा है। ठीक है, आ गया आपका पॉइंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाजवा साहब एंड अडवाणी साहब। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुर्शाद बाबत रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।